हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई क्लास एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है, साथ ही साथ अन्य वनडे एग्जाम्स उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में होने वाले हैं। उसमें हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और ये हमारे जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, एक व्याख्यात्मक एक फैक्चुअल टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो ये यूपी पीसीएस के लिए जो है प्रश्न नंबर 1 की बात कर ले रहे हैं। तो जैसे भारत परिषद अधिनियम 1900 भारत परिषद अधिनियम 1909 की विशेषताओं की बात करेंगे। विशेषताएं क्या हैं? 1909 की परिषद की विशेषताओं की बात करेंगे, या क्वेश्चन कह सकते हैं कि पहली बार भारतीयों को किस परिषद के अंतर्गत जो है विधान बनाने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारतीयों को कह सकते हैं कि किस परिषद में एसोसिएशन के साथ कार्य करने की शक्ति प्रदान हुई। तो पहली बार ये 1919 का भारत परिषद अधिनियम था। तो भारतीयों को पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय की परिषद में एसोसिएशन बनाने का या कार्य करने का काम मिला। परिषद में एसोसिएशन बनाने या कार्य करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो वो कह सकते हैं कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। ठीक है, ये इसकी जो है विशेषता थी। और इस प्रकार वायसराय की परिषद में जाने वाले प्रथम व्यक्ति सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। तो ये भी बात हमें रखनी है याद कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा उस परिषद में जाने वाले पहले भारतीय थे। तो पहला प्रश्न यह है कि किस परिषद के अंतर्गत भारतीयों को वायसराय की परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने या कानून बनाने के लिए अधिकार मिला या प्रावधान किया गया कि गवर्नर की कार्यपरिषद वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद के साथ एसोसिएशन बनाए, एक अपनी समिति बनाए और उसके साथ कार्य करें, अपने सुझावों को दें। यह अधिकार कब मिला? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में मिला। ऐसे करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिनको उसमें शामिल किया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे प्रथम व्यक्ति थे। ये जो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। नेक्स्ट चलते हैं 1919 का, जिसे 1919 का दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा कि किस अधिनियम के अंतर्गत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हुई। भारत में किस परिषद के अंतर्गत? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में किस परिषद के अंतर्गत द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। तो कब हुई? ये वाली बात जो है द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष जो व्यवस्था प्रारंभ हुई वो कब हुई? ये कौन सा परिषद था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 था। इस वाले प्रश्न की जो उत्तर की व्याख्या है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम में 1919 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी प्रारंभ हुई। इसकी और विशेषताओं की बात करें 1909 की, तो इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी प्रारंभ हुई। ये दो बातें इसमें थी। और भी एक बात थी कि इस प्रकार जो विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था आई। तो भारतीय जो विधान परिषद था उसके स्थान पर दो सदनीय व्यवस्था आई विधान परिषद। तो इसके आधार पे कि भारत में कह सकते हैं भारत में द्विसदनीय व्यवस्था आ गई। कौन किस अधिनियम के अंतर्गत? वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। पहले विधान परिषद थी भारत में एक ही सिंगल, जैसे वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा का जो निर्माण हो जाता है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो हो जाता है वर्तमान में। जो पहले तो विधान परिषद था, भारत विधान परिषद पहले एक संस्था थी, ठीक है। अब इसके स्थान पे द्विसदनीय जो सदनीय व्यवस्था आ रही है, उस द्विसदनीय व्यवस्था में एक तरफ वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा जो दिखती है वो जो है इस परिषद में हमें दिखाई पड़ती है। तो गठन हो गया और दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को, इन दोनों सदनों को जो बनाया, द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई, इसमें दोनों सदनों को प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पे चुना जाने लगा। इसके आधार पे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पे जो है उनका चुनाव होने लगा इस वाली व्यवस्था में। तो वो कौन सा अधिनियम है? ये 1919 का भारत शासन अधिनियम है। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, ये इसकी जो है व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्नों की देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरे की देखते हैं व्याख्या। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं कि स्रोत सूत्र क्या है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि स्रोत सूत्र क्या है। स्रोत सूत्र की बात कर ले रहे हैं कि आखिर में स्रोत सूत्र क्या है। प्रश्न नंबर 4 है स्रोत सूत्र क्या है। ये हमारे पास प्रश्न है कि स्रोत सूत्र क्या है। तो इसकी बात कर ले रहे हैं कि प्राचीन धार्मिक संप्रदाय जो ग्रंथ हैं कुछ, तो उसमें इसकी जो है बात मिलती है स्रोत सूत्र की। क्या मिलती है कि 3 वर्ग थे, 3 जो वर्ण है 3 वर्णों के धनी या धनाढ़ पैसे वाले, धनी या पैसे वाले वर्णों के बारे में इसमें बात मिलती है। पुरुषों द्वारा सार्वजनिक यज्ञों की बात मिलती है। सार्वजनिक यज्ञों की क्या मिलता है इसमें? धनी लोगों द्वारा और 3 वर्णों के धनी लोगों द्वारा क्या मिलता है कि सार्वजनिक यज्ञों की विधि विधान के बारे में जानकारी मिलती है। सार्वजनिक यज्ञों के बारे में विधि विधान की जानकारी मिलती है। तो ये है स्रोत सूत्र, तो मिलती है। तो क्या है कि पहले 3 वर्ण जो हैं उनके बारे में, जो पैसे वाले लोग हैं, जो रिच लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से क्या है यज्ञ और पूजा पाठ जो है उसमें वर्तमान के जो कह सकते हैं कथा वगैरह, उस समय वो लोग कर रहे हैं। और इसमें राज्य अभिषेक के बारे में आडंबरपूर्ण बातें मिलती है। राज्याभिषेक के बारे में आडंबरपूर्ण बातें मिलती हैं। ये है स्रोत सूत्र। अच्छा, स्रोत सूत्र के अंतर्गत थोड़ी सी और बात, एक ग्राह सूत्र भी आता है। इसके बाद एक ग्राह सूत्र भी आता है। ग्राह सूत्र ये भी जो है पूछा जाता है कभी कभी परीक्षा में कि ग्राह सूत्र क्या है।
तो इसके अंतर्गत जात कर्म अनुष्ठान के बारे में बात मिलती है। इसमें क्या मिलती है? जात कर्म या अनुष्ठान। जैसे जात कर्म का मतलब ये होता है कि जैसे जन्माष्टान भी इसको कह सकते हैं, जन्माष्टान। तो जन्माष्टान के बारे में भी जन्मानुष्ठान